दोस्तों, आज आपका परिचय कराते हैं श्री कमलेश भट्ट कमल जी से, जो कि विभिन्न विधाओं में साहित्य सृजन करते हैं। और मैं समझता हूँ कि हाइकू में आपका स्तर देश के सबसे ऊंचे स्तर के साहित्यकारों में है। मैं अन्य विधाओं पर भी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले हम बात हाइकू ही कर लेते हैं। भट्ट जी, आपको हाइकू लिखने का कहाँ से और कब ये मन में बात आई कि हाइकू लिखा जाए? शेखर जी नमस्कार। पहले तो आपको धन्यवाद इस बात का कि आपने मुझे आज के इस इंटरव्यू के लिए चुना। हाइकू जो है वो कविता की अंतर्राष्ट्रीय विधा है। ये जापानी मूल की रचना है, लेकिन विधा है, लेकिन ये दुनिया की सारी भाषाओं में लिखी जा रही है जी। और इस लिहाज से भारत में हाइकू का आगमन कोई बहुत अप्रत्याशित नहीं था। जी। 1916 में जब रविन्द्रनाथ टैगोर जापान से लौटकर उन्होंने एक जापानी यात्री किताब लिखी, तो उसमें पहली बार भारत में हाइकू की चर्चा बांग्ला भाषा में हुई। जी। और उन्होंने सबसे पहले भारत में ये बताया कि हाइकू दुनिया की सबसे संक्षिप्त कलेवर की कविता है। जी। कलेवर माने पहली लाइन में 5 अक्षर, दूसरी में 7, तीसरी में 5, इस तरह कुल मिलाकर 17 अक्षरों की कविता है। जी। तो आप समझ सकते हैं कितनी छोटी कविता है। उसके बाद इसे हिंदी में विधिवत रूप से चर्चा में लाने का श्रेय जाता है गे को। 1959 में उनकी एक किताब आई थी, अरि वो करुणा प्रभामय कविता संग्रह था। उसमें एक खंड जो था वो हाइकू कविताओं के अनुवाद का था और कुछ उन्होंने हाइकू नुमा रचनाएं खुद लिखी थी। उसके बाद फिर हमारी भेंट होती है प्रोफेसर सत्यभूषण वर्मा से, जो जेएनयू में जापानी भाषा विभाग के अध्यक्ष थे। ये बात है 1985 की। 85 जी। और वो पहले ऐसे शख्स हैं हिंदुस्तान के जो एक तो जापानी के पहले प्रोफेसर है भारत के जी। और वो पहले ऐसे आदमी हैं जिन्होंने हाइकू को मूल जापानी से हमको समझाया। जी। उसके पहले क्या होता था कि हाइकू को लोग अंग्रेजी कविताओं के अनुवाद से समझते थे या समझाते थे, तो पूरी बात समझ में नहीं आती थी। जी। लेकिन वर्मा जी ने जब उसे समझाया कि किस तरह से अक्षर जो है वो होते हैं, कैसे उनको लिखा जाएगा, क्या उनकी वो होगी, क्या उसका शिल्प का विधान क्या है, जी। तो एकदम से हाइकू चल निकला। और आज हाइकू में बहुत सारा काम हो रहा है। अपने देश में भी हिंदी में काम खूब हो रहा है और देश के बाहर भी, दुबई में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, सब जगह हाइकू लिखने वाले लोग हैं। जी। तो ये बहुत अच्छी स्थिति इसकी है और तमाम सारे विश्वविद्यालय में शोध कार्य चल रहे हैं इस पर और रचना तो बहुत लगातार लिखी जा रही, खूब सारे संकलन आ रहे हैं, संग्रह आ रहे हैं। जी। भट्ट जी, मैं चाहूँगा कि हमारे श्रोताओं को कुछ आप अच्छे हाइकू जिनको आप अच्छा समझते हैं, जो कोई संदेश देते हो, आप कुछ उनको कह सकें तो आपका स्वागत। फिलहाल मैं अपने कुछ हाइकू सुनाता हूँ। कौन मानेगा, कौन मानेगा, सबसे कठिन है सरल होना। बहुत इस हाइकू को लोगों ने बहुत पसंद किया। एक हाइकू हमारा है, मुझ में भी है मेरी 7 पीढ़ियां। ये सबके साथ है। मुझ में भी है मेरी 7 पीढ़ियां, तन्हा नहीं। तन्हा बहुत बहुत। एक हाइकू है, कहाँ हो कृष्ण, कहाँ हो कृष्ण, अत्र तत्र सर्वत्र, कंस ही कंस। बहुत। हाइकू की रचनात्मकता के कई सारे मतलब कारण हो सकते हैं, लेकिन जैसे एक बार हम गोवा में समुद्र के किनारे घूम रहे थे बीच पर, तो समुद्र की लहरें आके हमारे पैर को से छू के जाती थी। तो देखिए हाइकू वहां से कैसे उपजता है। सिंधु भी चाहे, सिंधु भी चाहे मनु की संतानों का चरण स्पर्श। बहुत। सिंधु भी चाहे मनु की संतानों का चरण स्पर्श। एक और हाइकू है कि खाता है बेटा तृप्त हो जाती है माँ, खाता है बेटा तृप्त हो जाती है माँ, बिना खाए ही। बहुत। एक और है, कभी हमने ये जो वृक्ष होता है उसका, कनैल का वृक्ष, उसके पीले पीले फूल निकलते हैं। तो उस पर एक हाइकू हो गया था कि 100 कानों से, 100 कानों से कनेर ने सुनी है हवा की बातें। बहुत। तो इस तरह से हाइकू। भट्ट जी, बहुत अच्छे हाइकू आपने सुनाए हैं और मैं समझता हूँ कि श्रोताओं को पसंद आएंगे। जी जी। अगला प्रश्न मैं करना चाहूँगा कि आपने इस बीच में देश के विभिन्न साहित्यकारों के ऊपर काम किया है। क्या उद्देश्य है आपका, किस उद्देश्य से आपने काम किया है और इससे क्या लाभ हुआ हमारे देश को?
साहित्यकारों पर काम करना एक बड़ा काम होता है जी। और साहित्य जो है, अगर हम प्रेमचंद की परिभाषा को सामने रखें तो वो कहते हैं कि मनुष्य जो है वो पैदाइशी तो देवता होता है, लेकिन परिस्थितियां और स्थितियां उसको बाद में राक्षस बदल देती हैं। साहित्य वह चीज है जो उस राक्षस को फिर से आदमी में बदलने की उसमें योग्यता लाता है, उसमें सलाहियत लाता है जी। तो साहित्य का तो असली मकसद ये है। तो साहित्य, लेकिन साहित्य है क्या, ये समझने में आदमी को बहुत समय लग जाता है जी। हमने भी साहित्य को समझने के लिए बहुत सारे साहित्यकारों के साक्षात्कार किए। पहला साक्षात्कार हमने डॉक्टर राम कुमार वर्मा के इलाहाबाद में किया जी। फिर महादेवी वर्मा का किया, फिर चिराग गोरखपुरी का किया, फिर उसके बाद हमारी 2 किताबें, लगभग 2 दर्जन साहित्यकारों का हम कर चुके हैं। तो उससे हमें हमारी साहित्य की समझ बढ़ी जी। और अब जो मैं हूँ वो मुझे लगता है कि इन सारे लोगों से मिलकर बना हूँ, मैं अकेले कुछ नहीं हूँ जी। तो ये इन लोगों पे काम करने का एक वो रहा। और इधर मैंने जो एक काम शुरू किया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं समझता हूँ हम लोग उस पर बात करेंगे जी। और वो है उर्दू शायरों की दुनिया में जी। ये हमने किताब का नाम अभी प्रस्तावित किया हुआ है जी। हुआ ये कि मैं हिंदी गजल से जुड़ा हुआ हूँ लगभग 1995 से जी। लेकिन हिंदी गजल में जुड़ने से पहले मैं उर्दू शायरी से भी जुड़ा रहा जी। हालांकि तब गजल की हमें ज्यादा तमीज नहीं थी। चिराग गोरखपुरी से हम मिल ही चुके थे 1980 में जी। 1980 में हमारी पहली पोस्टिंग सरकारी नौकरी के लिए हुई रायबरेली में जी। वहाँ पे वाकिफ रायबरेली एक शायर होते थे, बहुत सादा दिल और सादा किस्म के इंसान थे लेकिन उनकी शायरी बड़ी ऊंची थी जी। वहाँ से मैं प्रभावित होना हम मतलब वहाँ से गजलों ने हमको प्रभावित करना शुरू किया जी। फिर अलग अलग जगहों पे तैनाती के दौरान अलग अलग लोग मिलते रहे, अलग अलग लोगों के साक्षात्कार होते रहे जी। फिर इस तरह से धीरे धीरे हमारी रुचि बढ़ती गई उर्दू शायरी में। हिंदी गजल में तो हमारी अब तक बहुत सारी किताबें हुई, बहुत सारी आलोचना किताबें आ गई जी। लेकिन हमें लगा कि हम जो इन लोगों से मिले हैं इनके ऊपर लिखा हमने तो वो सब इकट्ठा होना चाहिए जी। तो हमने अपनी नई किताब शुरू की है उर्दू शायरों की दुनिया में जी। इनमें से कितने शायरों से आप बात कर चुके हैं, साक्षात्कार ले चुके हैं और किसका अभी लेना है? देखिए जिन लोगों से हमारी मुलाकात, ये किताब कई तरह से मतलब एक तरह से कहिए कि मिश्रण है कुछ के साक्षात्कार के बहाने लेख हैं, कुछ पे हमने किन्हीं और कारणों से लिखा जी। अभी जो ताजा मामला आप देख रहे हैं चकबस्त पे हमने लिखा, चकबस्त पे लिखने का कारण आप भी थे, डॉक्टर जगदीश जोम भी थे। हम लोग दिल्ली पुस्तक मेले में 10 तारीख को गए थे, आखिरी दिन था, वहाँ अंग्रेजी की सारी पुस्तकों के बीच कुछ पुरानी हिंदी किताबें भी रखी थी, हमको वहाँ चकबस्त की किताब दिख गई जी। चकबस्त से मैं इसलिए जुड़ा कि वो जो किताब मिली थी वो 1959 की प्रकाशित थी। 1959 हमारे जन्म का वर्ष है, तो एक हमारा स्वाभाविक आकर्षण था। सही बात। फिर हमने देखा कि वो चकबस्त पैदा तो फैजाबाद में हुए थे, रहे वो लखनऊ में, लेकिन उनकी जो मृत्यु हुई वो रायबरेली स्टेशन पर रेलगाड़ी में बैठने के बाद हुई जी। तो रायबरेली हमारी पहली सरकारी नौकरी का शहर था, रायबरेली से हमारे साहित्य के बहुत सारे तार आज भी जुड़े हुए, तो एक आकर्षण वो भी जागा जी। फिर हमने देखा कि चकबस्त ने कोई अपना उस्ताद नहीं बनाया, अपने तखल्लुस का कोई इस्तेमाल नहीं किया किसी गजल में जी। ये सारी चीजों ने मिलकर हमको बहुत प्रभावित किया जी। तो फिर हमने उन पे लिख डाला जी। फिर आप गोरखपुरी से हम बता ही चुके मिल चुके थे जी। वाकिफ रायबरेली से हम मिल चुके थे। राही मासूम रजा पर भी हमने एक लिखा है, हालांकि वो हिंदी के कहानीकार उपन्यासकार के रूप में जाने गए, लेकिन उससे पहले वो उर्दू शायर थे, वो गजलें और शायरी लिखने आए थे इसीलिए मतलब साहित्य में। तो उनके सुल्तान अहमद हमारे मित्र हैं, अहमदाबाद के गजलकार हैं, तो उनके ऊपर एक पत्रिका का विशेषांक आ रहा था, तो हमको ये जिम्मा दिया गया कि आप सुल्तान अहमद ने जिस राही की किताब का अनुवाद जो किया हिंदी में उर्दू शायरी का, उस पर आप लिखिए जी। तो उस बहाने हमने उन पर लिख डाला जी। ऐसे एक बहुत अच्छे शायर हैं सरदार अनवर जी, ये सहारनपुर में थे जी। सहारनपुर में हमारी पोस्टिंग रही 2 बार, लेकिन संयोग से उनसे मुलाकात ही नहीं कभी हुई जी। तो उनके दामाद हैं जनाब इनामुल हक जी, जो बहुत अच्छे अभिनेता है बॉलीवुड में जी। तो उन्होंने उनकी किताब आई थी, उसका विमोचन वहां पे रखा था,
जो अपना हाल है, ऐसे कुछ नाम है उस किताब का जी। तो उस किताब के विमोचन में हमको बुलाया गया तो हमने पढ़ा फिर जी। सरदार अनवर को, तो लगा कि तो बहुत बड़े शायर हैं जी। बाकी प्राइमरी हम मिल ही चुके थे। जी। एक बार हमारा मन हुआ कि हम वसीम बरेलवी पर भी कुछ लिखें, क्योंकि वसीम बरेलवी साहब वो शख्स हैं जिससे हमारी बरेली में बहुत पहले मतलब 84-85 में मुलाकात हो चुकी थी, और उनसे मैं कुछ उनके शेर व शायरी से परिचित भी था और उससे प्रभावित भी था। तो फिर मैंने उन पे लिखने का मन बनाया, तो कुछ किताबें हमको मिल गई तो उन पे भी लिख डाला। इस वली दख्खनी इसमें सबसे पहले शायर हैं। वली दख्खनी जो है वो उर्दू के आदि कवि कहे जाते हैं और दख्खनी हिंदी के बिल्कुल आखिर के शायरों में शामिल है वो। तो वली दख्खनी 17वीं शताब्दी के रचनाकार हैं जी। तो वो इसके हमारी किताब के पहले रचनाकार होंगे। हमने गुजरात पर एक यात्रा संस्करण लिखा था संस्कृत के पड़ाव, जी, जो पहले प्रकाशन विभाग से छपा था, बाद में प्रकाशन संस्थान से छपा। जी। तो उसमें फिर लिखते लिखते हमने फिर वो उनके ऊपर एक आर्टिकल लिखा था। जी। तो वो आर्टिकल को हम किताब में ले रहे हैं। इसी तरह से एक बहुत महत्वपूर्ण शायर हुए हैं सुरूर जहानाबादी। जी। सुरूर जहानाबादी वो शायर थे जिनके मरने के बाद प्रेमचंद ने ये कहा था कि सुरूर अगर तुम भारत की जगह किसी और देश में पैदा होते तो लोग तुम्हारी समाधि पर हीरे जवाहरात लौटाते। अरे वाह, इतनी बड़ी लेकिन जी, लेकिन उनके साथ एक दुर्भाग्य ये रहा कि वो एक तो उनको बहुत कम उम्र मिली 37 साल की, लेकिन उनके जीते जी उनका तमाम सारा कलाम प्यारेलाल शाकिर के नाम से छपता रहा। जी। प्यारेलाल वजह रही होगी इसकी। हाँ, वो कुछ रहा होगा। प्यारेलाल शाकिर भी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे, वो मीना कुमारी के नाना थे ना। तो उनके ऊपर रामपुर में वहाँ पे राजकीय महिला महाविद्यालय है, उसमें उर्दू के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जनाब अलिफ नाजिम। उन्होंने सुरूर जहानाबादी समग्र हिंदी में छपवाया है। बहुत जबरदस्त किताब है वो। तो वो किताब हमारे पास कहीं से आई कि आप इस पे समीक्षा लिखिए। तो समीक्षा के बहाने हमने 2-3 आर्टिकल सुरूर जहानाबादी पे लिखे और हमें लगा कि इसी हमारा सौभाग्य हम उन पे लिख रहे हैं। जी। तो इस तरह से वो शामिल हो गए हमारी किताब में। तो इस तरह से पूरी एक सीरीज 12-13 लोगों की है जी, वो उस पे ठीक आ रही है। आपने कई बार उल्लेख किया है बहुत बड़े शायर, या मुझे लगा कि उसको लिख के मैं गौरवान्वित हुआ सुरूर साहब के ऊपर लिख के। तो आप कैसे कहेंगे कि कौन सा शायर बड़ा शायर है या किसका साहित्य बहुत अच्छा है? देखिए, साहित्य अच्छा बुरा इस आधार पे हम देखते हैं कि उसमें जीवन मूल्य कितने हैं। जी। अगर मूल्य नहीं, जीवन मूल्य शामिल नहीं किसी साहित्य की कोई भी विधा हो जी, तो वो फिर साहित्य उसका कोई मतलब रह नहीं जाता। भाई हम लिख क्यों रहे हैं? अच्छे स्तर का साहित्य नहीं हुआ। जितने भी बड़े क्लासिक साहित्य हैं वो सारे के सारे उसमें मूल्य बहुत सारे हैं। सामाजिक मूल्य हैं, जीवन मूल्य हैं, और बहुत सारी चीजें होती हैं इस तरह की जो उसको बड़ा बनाती हैं। जी। तो उसी तरह से हमने देखा कि ये जितने सारे लोग हैं, क्योंकि मैं घटिया लोगों पे लिख ही नहीं सकता, तो ये सारे लोग हैं जो शायद आदमी जब उसको पढ़े तो उसको एक ताकत मिलती है, जी, उसको जीने का हौसला मिलता है, जी, और उसे जीने का एक मकसद भी मिलता है। जी। और हम जैसे हम साहित्य से जुड़े हैं तो हमें अपने साहित्य को भी समझने का और उसको विस्तार देने का अवसर बनता है। जी। तो इस लिहाज से हम मापते हैं लोगों को। जी। और उसी लिहाज से सारे साहित्यकार बहुत महत्वपूर्ण। जी। आपने अभी बताया कि हिंदी गज़ल से काफ़ी जुड़े रहे हैं, आप काफ़ी लिखते हैं उसमें, हिंदी गज़ल में आपका काफ़ी योगदान है। मैं जानना चाहूँगा कि हिंदी गज़ल की दिशा और दशा कैसी है अब, और आगे क्या भविष्य आप देख पा रहे हैं? देखिए, हिंदी गज़ल को जानने से पहले हमें जानना होगा कि हिंदी में गज़ल क्या थी। हिंदी में गज़ल जो है वो अमीर खुसरो से शुरू हुई थी। 1253 से 1325 तक उनका कार्यकाल समय था। वो इस पहले हिंदी के गज़लकार माने जाते हैं। जी। उसके पहले गज़ल जो है वो फारसी में चल रही थी। आप समझ रहे हैं कि वो अरबी फारसी की विधा है। वहां से चल के गज़ल दुष्यंत कुमार तक जब आई तब तक लगभग 700 साल गुजर चुके। जी, लेकिन समय होता है। हिंदी में इस गज़ल को किसी तरह की कोई पहचान नहीं मिली, ना तो हिंदी से मिली ना उर्दू से मिली, बल्कि उसकी उपेक्षा होती रही। हिंदी के सारे आलोचकों ने इसको एक बेकार की विधा बताया और इसमें कुछ नहीं हो सकता।
ये तो 1975 में दुष्यंत कुमार जब आए और उनका पहला संग्रह आया साए में धूप, वहां से हिंदी गजल की असली मतलब हिंदी में लिखी जा रही गजलों ने हिंदी गजल के रूप में अपनी पहचान पाई जी। उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई एक नई विधा की जी। और उसके बाद तो मतलब 50 साल हो गए, हम लोग इस साल उसका 50वां साल मना रहे हैं हिंदी गजल की स्थापना का जी। तो इन 50 सालों में हिंदी गजल में बहुत काम हुआ जी। वो काम रचनात्मक स्तर पर भी हुआ, वो काम आलोचना के स्तर पर भी हुआ, और वो काम मतलब आप समझिए कि हिंदी गजल ने अपने आप को पूरी हिंदी कविता का एक विकल्प बना लिया जी। हमारे मित्र हैं जो बहुत बड़े अध्येता भी हैं हिंदी गजल के, हरिराम समीर जी, उन्होंने लिखा है कि 2000 तो संकलन अब तक लगभग आ चुके हैं गजल के संग्रह और संकलन, और लगभग 200 पीएचडी और एमफिल इस पे हो चुकी या हो रही हैं जी। अकेले दुष्यंत कुमार की साए में धूप उनके बेटे आलोक त्यागी बताते हैं कि वो 10 लाख से ज्यादा प्रतियां पिछले मेले पुस्तक मेले तक बिक चुकी थी। तो मैं समझता हूँ कि ये सौभाग्य कम लोगों को मिलता है, और वो उससे गजल का विस्तार आप देख कितना लोग हिंदी गजल को चाह रहे हैं जी, क्योंकि हिंदी में जो छंद मुक्त कविता है वो बहुत ही शुष्क हो गई, बहुत बौद्धिक हो गई है, पूरा पाठक जगत उससे उब चुका है। तो हिंदी गजल जो है हिंदी कविता के एक नया विकल्प प्रस्तुत कर रही है, इसलिए इसका भविष्य बहुत अच्छा है। ठीक बात। और मेरी जानकारी है कि जो प्रमुख साहित्यकार हमारे हुए हैं हिंदी के, दुष्यंत से पहले भी जी, उन्होंने प्रयास किए गजल लिखने के जी, भापेंद्र जी का नाम जिसमें आता है जी बिल्कुल, लेकिन वो स्वरूप जो मिला है दुष्यंत जी के आने के बाद, दुष्यंत जी की जो साए में धूप आई है उसके बाद, इसकी वजह क्या लगता है? नहीं, यही बात तो हम कह रहे हैं शेखर जी कि दुष्यंत से पहले जो है वो गजलें त्रिलोचन ने भी लिखी, मैथिली शरणगुप्त ने भी लिखी, जयशंकर प्रसाद ने भी लिखी, भारतेंद्र ने भी लिखी, और तमाम सारे लोगों ने लिखी जी। और मजे की बात है कि उससे पहले जो दक्षिणी हिंदी का हमारा साहित्य है जिसमें उनके कबीर ने भी गजलें लिखी जी, तो बहुत सारी मतलब बीच में गैप भी आता है, उस गैप में दक्षिणी हिंदी का जो हमारा साहित्य है वो उस गैप को काफी कुछ भरता है। तो इन गजलों को कभी कोई तवज्जो नहीं दी आलोचकों ने, उसको गजल माना ही नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में ये था कि गजल तो सिर्फ उर्दू में लिखी जा सकती है, जबकि उर्दू में भी गजल जो है वो फारसी से आई थी, और वो बहुत आगे तक मतलब बहुत बाद में स्थापित हुई उर्दू में भी गजल। तो लेकिन वो हमारे जो समकालीन हिंदी के आलोचक हैं उनके दिमाग में गजल को लेके बहुत ही एक तरह से नफरत का भाव था, और वो इस मामले में बड़े ही कृतज्ञ किस्म के लोग थे कि उन्होंने कभी हिंदी गजल को विधा ही नहीं समझा जी, और इसलिए उसकी महत्व क्या उसको बिल्कुल इग्नोर किया। जैसे निराला की कविताओं पे खूब चर्चा हुई जी, त्रिलोचन के सानेट पे खूब चर्चा हुई, लेकिन उनकी गजलों को कोई नहीं पूछता जी। तो इन आलोचकों ने और पत्रकारों ने भी उसी के साथ साथ उसको बहुत इग्नोर किया, जबकि हमारे यहाँ देखिए कि बहुत पहले से सूर्यभानुगुप्त लिख रहे, दुष्यंत तो थे ही, सूर्यभानुगुप्त लिख रहे थे, बालस्वरूप राय लिख रहे थे, और अदम गोंडवी बाद में आए, उन्होंने कितनी बढ़िया चीजें लिखी। अदम गोंडवी खैर दुष्यंत के बाद के प्रदेश के, उनको तो बहुत सम्मान मिला है, लेकिन उससे पहले बहुत सारा कुछ लिखा गया है, लेकिन पहचान क्योंकि दुष्यंत से मिली, और उसका प्रमुख कारण यही था कि हमारी हिंदी की जो उपेक्षा थी हिंदी जगत की, और उसी में उर्दू वाले भी शामिल हो जाते थे, हिंदी वालों को कुछ आता ही नहीं, इनको बहर का पता नहीं, का पता। मुझे लगता है कि हिंदी वालों ने तो उपेक्षा की ही की, उर्दू वालों ने तो बिल्कुल गजल नहीं माना। हाँ, यही बात तो ये, उनको हिंदी वालों कोई संभावना नहीं उसमें समझ में आती थी, इसलिए उस पर ध्यान नहीं दिया। उर्दू वालों को लगता था तो बहुत बेकार की चीज है, मतलब बेकार के लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता जी। क्या लगता है आपको कि ये बात जो उर्दू वालों ने एक धारणा बनाई थी हिंदी गजल के बारे में, वो सही थी या गलत थी? देखिए, धारणाएं सही भी हो सकती, गलत भी हो सकती है, लेकिन आपने उसको सही परिप्रेक्ष्य में देखा ही नहीं करती, क्योंकि आप ये मानते थे उर्दू वाले कि हम देखिए उर्दू को ये मानते थे कि फारसी से आई हुई चीज है, और एक जमाने में फारसी का देश में बोलबाला था, तो ये उर्दू में भी वो श्रेष्ठता बोध देखते थे, जबकि हिंदी बहुत बड़ी भाषा है, 61 करोड़ से ज्यादा लोग दुनिया में बोलते हैं, तीसरी सबसे बड़ी भाषा दुनिया की जी। उर्दू इस मामले में बहुत छोटी भाषा है जी। मैं जानना चाहूंगा जी कि क्या भविष्य दिखता है आपको हिंदी गजल का? हिंदी गजल का भविष्य बहुत अच्छा है, कह तो रहे कि वो हिंदी कविता का विकल्प बनने की ओर अक्सर है जी, क्योंकि हिंदी गजल में गीत की
गेयता, नवगीत की नवता और जो समकालीन छंदमुक्त कविता हमारी, उसका जो यथार्थ बोध है, वो तीनों एक साथ आपको देखने को मिले। बहुत अच्छी तरह समझाया आपने। मैं समझता हूँ हमारे दर्शकों के लिए बहुत उपयोगी जानकारी होगी जी। और इस तरह से मैं आपको अगले प्रोग्राम में फिर इनवाइट करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको इस योग्य समझा कि आपके साक्षात्कार के लिए हम कुछ अपना पक्ष